हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है वही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं यह क्लास आप सभी के लिए दिन में 12:30 बजे से होता है, तो आप सभी को हर रोज जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप लोगों को क्या करना फ्रेंड्स, कमेंट करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन देगा? पढ़ते हैं हम लोग। पहला, शारीरिक दंड देना, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत और समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। कमेंट करें फ्रेंड्स, इसमें कौन सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा, मतलब इसमें सही कौन लग रहा है आपको, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जो है ना आपको दंड नहीं देना है जी। पहला वाला कट जाएगा, पहला वाला कट गया आपका। चौथा पढ़िए, निरंतर तुलना करना। क्या तुलना एकदम नहीं करना फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला और चौथा कट गया, आंसर यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिएगा चौथा में यहाँ पे क्या लिखा गया, निरंतर तुलना करना। तुलना कभी भी फ्रेंड्स सही नहीं होता। ठीक है, आप एक बच्चों को दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं। आगे चलते 2 नंबर। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट करिए। दूसरा, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक जो है बच्चों की जटिल कॉन्सेप्ट को समझ को किस प्रकार आसान कर सकते हैं? सहज में क्या होता है, आसान कर सकते हैं। बताइए दूसरा का आंसर। एक व्याख्यान दे करके, लेक्चर दे करके नहीं। प्रतियोगात्मक अवसर, गलत। देखिए कहाँ, जहाँ पे फ्रेंड्स प्रतियोगिता की बात रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। बार बार अभ्यास करवा के, ये भी गलत। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा पढ़िए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों को जो है ना प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? आंसर कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। देखिए कोई बच्चा का आप तुरंत पुरस्कार देंगे, पुरस्कार नेगेटिव होता है। केवल जहाँ भी है गलत हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा कि बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप सभी को फ्रेंड्स अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का फ्रेंड लिंक दिया गया। ठीक है, आप क्लिक करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप सभी को टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का एग्जाम्पल है? द्वितीयक समाजीकरण का बताइए, इसमें कौन हो जाएगा? द्वितीय की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, मीडिया और आस पड़ोस। देखिए आस पड़ोस कभी भी जो द्वितीयक नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। परिवार एवं आस पड़ोस, फ्रेंड्स परिवार जो है ना प्राथमिक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द्वितीयक। परिवार तो प्राथमिक होता है, ये भी नहीं होगा। इसमें परिवार आ गया, ये भी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे डी वाला है, विद्यालय और मीडिया। ठीक है, ये दोनों जो है ना द्वितीयक में आएगा। और प्राथमिक कौन आता है, परिवार, आस पड़ोस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, इसमें से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि फ्रेंड्स और विकास तेज गति से होता है? 5वां का बताइए। किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही वाला बी आंसर हो जाएगा। शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है ना शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। लिख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन का आता है। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, कमेंट करिए। विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो फ्रेंड्स यही गलत। आपसे क्या पूछ रहा है, विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं, तो फ्रेंड्स यही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये गलत बात है, संस्कृति संदर्भ भी प्रभावित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यही पूछना था आपको। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्राथमिक कारण क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है?
पर्यावरणीय प्रभाव, जन्मजात विशेषता, ये भी नहीं। लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पर भी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों रहेगा ना, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बच्चों में जो है ना, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे अच्छा होगा? पहला पढ़िए, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था। गलत फ्रेंड्स, अलग अलग आपको पृथक नहीं, पृथक में क्या होता है? अलग बैठाना, अलग नहीं बैठाना है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ऐसा नहीं ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे आपको। 9वां, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है? ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में, कमेंट करिए। तो ये बात कौन बोले फ्रेंड? जीन पियाजे बोले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? 10 को बताइए। तो भाषा के अर्जन, ठीक है जी, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे फ्रेंड संवेदनशील चरण होता है, संवेदनशील अवधि होता है भाषा अर्जन और विकास के लिए। आगे चलते हैं 11, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? बताइए, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था इसमें कौन है? 11 का बताइए। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध विन्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, या किसका एग्जाम्पल है? कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में जो एक टीचर जो है लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो टीचर, या किसका एग्जाम्पल है? जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, या फिर जेंडर संबंधता। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, जेंडर पक्षपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, क्योंकि टीचर जो है फ्रेंड्स लड़कों पर जो है ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये क्या हो रहा है? जेंडर पक्षपात हो रहा है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, या फिर अनुबंधन। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का भी है फ्रेंड्स, पियाजे की दिया गया फ्रेंड्स, स्कीमा जो है ना ये पियाजे का है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, जिसका भी बी आ गया है। आप लोग को है ना कमेंट करना लास्ट में कि कितना आप सही कर दिए। ठीक ना, अगला, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। ठीक है जी, नजमा जो है ना वो खुद से कहती है, खुद से बात कर रही है। ठीक है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ये क्वेश्चन बस इतना कह रहा है ना, अगर कोई बच्चा खुद से बात करता है तो वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं? बताइए। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रेंड्स व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, बच्चों को संकेत देना या फिर सहयोग देना, यह जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ये पाड़ का एग्जाम्पल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर देना है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम तक अगर आप मेरे साथ रहते हैं ना, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? बताइए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। 16 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो कहने का मतलब यह है ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फ्रेंड्स इसमें से कौन सा गुण आ जाता है? आपको बताते हैं इसमें क्या होगा सही जवाब। पढ़िए आप लोग,
देखिए संरक्षण आ जाता है और कक्षा समावेशन आ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए। आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कमेंट करिए। फिर से बता रहे हैं आपको, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में कौन सही दिया गया है, 18 का बताइए। तो बुद्धि के बारे में कौन सही है फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं। बुद्धि बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स, यही वाला आंसर हो जाएगा। इसको आप बस याद कर लीजिए, यही बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। बुद्धि जो होता है वो बहुआयामी होता है और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। बहुत अच्छा, जिसका भी ए आ गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या को एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही जो है हमेशा कोई भी समस्या को एक से ज़्यादा समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है। आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारक या फिर अन्वय। 19 का बताइए, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसका बी आ गया सही जवाब है। सृजनात्मक विचारक को प्रदर्शित कर रही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है ना, वह किस पर आधारित है। 20 का बताइए। 20 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है जी। समावेशी शिक्षा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ठीक है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 21 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन बोला गया ना कि सहभागिता कम होने की स्थिति, मतलब बच्चा अगर फ्रेंड्स विद्यालय में कम पढ़ने आ रहा है, कौन, जो वंचित समूह से संबंधित होते हैं वो विद्यार्थी, तो आप इसको क्या करेंगे वैसी स्थिति में बताइए। विद्यालय को छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ए में पढ़िए, यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, कमेंट करें तो, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, कमेंट करिए। हतोत्साहित होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तैयार नहीं रहना चाहिए, गलत हो जाएगा। कभी कभी तैयार करना चाहिए, गलत है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या होता है बताइए। पठन वैकल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का कोई बता सकता है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाए फ्रेंड्स, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। जिसको फ्रेंड्स पठन वैकल्य होता है उसको धारा प्रवाह पढ़ने में दिक्कत होता है, अक्षमता होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, संवेग और संज्ञान। संवेग और संज्ञान जो होता है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं या फिर सन्निहित है। 24 का बताइए। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सन्निहित है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ना पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है बताइए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है जी। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। किस पर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन 26, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कमेंट करिए। तो
बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़िए आप, ऑप्शन नंबर ए वाला। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। या बी में दिया गया, बी में लिखा गया ना कि इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देंगे, नहीं। बच्चों को दंडित कर देंगे, नहीं, ऐसा एकदम नहीं करना। बार बार याद करवाएंगे, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 27 नंबर क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है। 27 का बताइए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है। तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। 28 का बताइए आंसर। अधिगम जो है पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया है। स्मरण मतलब होता है याद करना, ये एकदम नहीं होगा। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना का प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि विद्यार्थियों के स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। 29 को बताइए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। बी वाला फ्रेंड्स यहाँ पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड देना, दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार दे रहे हैं आप या फिर दंड दे रहे हैं ना, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों को बार बार पुरस्कार देंगे ना तो उसका जो रुचि जो है पढ़ाई में वो कम जाएगा, जिज्ञासा कम जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं।